स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर रावल एजुकेशन सोसाइटी फरीदाबाद। हेल्थ पार्टनर एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशलिटी फरीदाबाद। एग्रीकल्चर पार्टनर एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड फरीदाबाद। इंडस्ट्री पार्टनर IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद। इंडस्ट्री पार्टनर अल्फा अभिरुचि ग्रुप फरीदाबाद और FCI फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। पार्टनर JB नॉलेज पार्क फरीदाबाद। सरूरपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा। स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन। प्रिंट पार्टनर आज समाज। डिजिटल पार्टनर इंडिया न्यूज हरियाणा.com। वेन्यू पार्टनर मिलन वाटिका सेक्टर 11 फरीदाबाद। एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर रावल एजुकेशन सोसाइटी फरीदाबाद। हेल्थ पार्टनर एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशलिटी फरीदाबाद। एग्रीकल्चर पार्टनर एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड फरीदाबाद। इंडस्ट्री पार्टनर IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद। इंडस्ट्री पार्टनर अल्फा अभिरुचि ग्रुप फरीदाबाद और FCI फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। पार्टनर JB नॉलेज पार्क फरीदाबाद। सरूरपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा। स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन। प्रिंट पार्टनर आज समाज। डिजिटल पार्टनर इंडिया न्यूज हरियाणा.com। वेन्यू पार्टनर मिलन वाटिका सेक्टर 11 फरीदाबाद। होता है वो है औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रीज हालांकि गवर्नमेंट की प्राथमिकताओं में से एक रहती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर कितना मिल रहा है। वो फैक्ट्स जो कि विकास के लिए ज़रूरी हैं, क्या वो इंडस्ट्रीज़ को मिल पा रहा है या फिर नहीं। कई तरह की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, क्या वो प्रॉपर मिल पा रही हैं या फिर नहीं, इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हमारा मुद्दा ये भी रहेगा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, साथ ही एजुकेशन को लेकर भी बात करेंगे। इस सेशन में हमारे जो गेस्ट होंगे, हमारे जो मेहमान होंगे, वो होंगे डॉक्टर RC सोनी, डायरेक्टर है एकॉर्ड हॉस्पिटल के। मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर RC सोनी का। प्लीज स्टेज पर आइए। डॉक्टर RC सोनी, डॉक्टर RC सोनी प्लीज स्टेज पर आइए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर RC सोनी जी का। HK बत्रा, प्रेसिडेंट फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। HK बत्रा जी प्लीज स्टेज पर आइए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए HK बत्रा जी का। आशीष जैन, प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। आशीष जैन जी प्लीज स्टेज पर आइए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आशीष जैन जी का। CB रावल, अध्यक्ष हैं रावल एजुकेशन सोसाइटी के। CB रावल जी प्लीज स्टेज पर आइए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए CB रावल जी का। इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरे को एंकर पराग। ओवर टू यू पराग। हाँ ले अंकल, प्लीज प्लीज। धन्यवाद ऋतु आपका। तो इस सेशन में बात हम करेंगे उद्योग जगत से जुड़ी भी, इसके साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से आगे काम हो रहा, क्या कुछ संभावनाएं और किन समस्याओं पर काम चल रहा है। साथ ही अस्पताल से जुड़ी समस्याओं पर भी बात, यानी कि स्वास्थ्य से जुड़ी जो समस्याएं जनता के सामने या फिर किस तरह से उनका समाधान हो रहा, किस तरह सुविधाएं लोगों को मिल पा रही हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले डॉक्टर RC सोनी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूँ। चूंकि स्वास्थ्य एक ऐसी जरूरत लोगों की है जो प्राथमिकता के तौर पर हम देखते हैं, मूलभूत सुविधाओं में शामिल है। किस तरह से आपका अस्पताल काम कर रहा है इस सुविधा को जनता तक पहुंचाने के लिए? क्योंकि कोविड काल में हमने देखा डॉक्टर्स ने काफी ज्यादा मेहनत की, अस्पतालों में कई बार लोगों को बहुत ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन आपके अस्पताल के द्वारा कैसे ये सुविधा सुगम तरीके से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं? जी धन्यवाद। मैं इंडिया शाइनिंग प्रोग्राम में आने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। एकॉर्ड हॉस्पिटल, जैसा कि सब लोग जानते हैं, कि एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स से बना ही हॉस्पिटल है जी। एकॉर्ड हॉस्पिटल में हम लोगों ने कोविड काल में बहुत ही ज़्यादा समाज के काम में आने वाला काम किया था।
आप सब लोगों को विदित होगा कि डीपीएस स्कूल के माध्यम से हम लोगों ने अपनी सर्विसेज दी थी एकॉर्ड हॉस्पिटल में। करीब करीब 15-20 दिन तक जब कोविड का एक एक्यूट फेज चल रहा था, उस वक्त में हम लोगों ने फ्री सर्विसेज, फ्री दवाइयाँ, सरकार की तरफ से भी उसमें बड़ी सहायता रही, रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह को लेके वो सब कुछ हमने लोगों ने प्रोवाइड किया। आज के वक्त में एकॉर्ड हॉस्पिटल हरियाणा गवर्नमेंट से इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है। हम लोगों ने हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को 6 महीने के लिए फ्री ओपीडी की सुविधा दी हुई है कि हरियाणा गवर्नमेंट की जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो पुलिस से हैं या एमसीएफ से हैं, बाकी किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, हम लोगों ने उनके लिए फ्री ओपीडी की सुविधाएं हैं और साथ में उनके लिए कुछ आईपीडी में और बाकी सारी भी फैसिलिटीज़ उनको है। हम लोग समझते हैं कि आज के टाइम पे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इस संदर्भ में मैं सरकार की बड़ी तारीफ़ करूंगा कि उन्होंने गुड़गांव के अंदर एक 700 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का प्रोविज़न किया है खट्टर जी की सरकार ने। मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से सरकार से जरूर आग्रह करना चाहूँगा कि वो ऐसा ही कुछ फरीदाबाद की जनता के लिए भी करें। हम समझते हैं कि फरीदाबाद की पॉपुलेशन करीब करीब 28 लाख के ऊपर है और फरीदाबाद का जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा है, तो एक उसी तर्ज पे एक हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए। सरकार रेवाड़ी के अंदर एक एम्स खोलने का प्लान बना रही है, कई सारे ईएसआई, छोटे छोटे ईएसआई के हॉस्पिटल खोलने का प्लान बना रही है। ऐसी ही तर्ज पे फरीदाबाद के अंदर भी इस तरह का प्रोग्राम किया जाना चाहिए। इस तरह के हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल खोले जाने चाहिए। आज हमारे पास में सरकारी सुविधा के नाम पे सिर्फ एक बीके हॉस्पिटल है जो कि करीब 150 बेडेड हॉस्पिटल है, जहाँ पे कि सुपर स्पेशलिटी की सुविधा भी नहीं है। तो सरकार को इस दिशा में जरूर कदम उठाना चाहिए। ठीक है, सीवी रावल साहब, आपके पास चूंकि बहुत ज़रूरी स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा भी है, कैसे हम बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, कैसे हम अपने प्रदेश को, अपने शहर को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि शिक्षा अगर बेहतर नहीं है बच्चों में, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो वो उसको हम नींव कहते हैं, क्योंकि शिक्षा नींव होती है। अगर उनकी नींव मजबूत होगी तो आगे चलकर ज़रूर तरक्की में प्रदेश की अपना योगदान देंगे, देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। तो रावल साहब, कैसे बच्चों की सुविधाओं को लेकर आपकी सोसाइटी काम कर रही है और एजुकेशन से जुड़ी जो सुविधाएं सरकार दे रही है फरीदाबाद के अंदर, कम से कम आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? हाँ आप बोलिए। हाँ आप बोलिए। एक्चुअली सर, सबसे पहले तो आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बड़ा आभार। जहाँ तक शिक्षा क्षेत्र की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि फरीदाबाद नॉर्थ इंडिया में +2 तक की एजुकेशन के लिए कोई इनका सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं स्पेशली +2 तक की एजुकेशन की बात कह रहा हूँ। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है हायर एजुकेशन की, और हायर एजुकेशन में भी डिग्री कॉलेज की। सर, हमारे यहाँ लिमिटेड से डिग्री कॉलेज हैं, लिमिटेड सीट है। हमारे बच्चे डीयू में भागने की कोशिश करते हैं या भागते हैं। अब जो नई प्रॉब्लम आई है, पहले क्या होता था, स्टूडेंट मेहनत करता था 95%, 96, 97, इवन 99.2 तक के बच्चे, और वो ये श्योर हो जाते थे कि अगर हमने ग्रेजुएशन करना है तो डीओ में हमारा एडमिशन कंफर्म है। लेकिन अभी पिछले साल से जो हालात बदले हैं, जब ये कोरोना टाइम में हरियाणा बोर्ड ने, शायद पता नहीं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, लेकिन 65,000 बच्चे ऐसे थे जिनके 500 में से 500 नंबर थे, मतलब मीन्स 100% इन एग्रीगेट। तो जब ये हालात पैदा हुए तो डी यूनिवर्सिटी भी कॉन्शियस हुई। उनको लगा कि भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे या और किसी स्टेट के बोर्ड के बच्चे तो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपना एक इंटरनल टेस्ट रख लिया। तो सर, आज बच्चे को 2 मेहनत करनी पड़ रही है। पहले बोर्ड की तैयारी करते हैं, साथ साथ आईआईटी की तैयारी करते हैं, साथ साथ नीट की तैयारी करते हैं, और जो बहुत कैरियर कॉन्शियस होते हैं सर, वो +2 से ही आईपीएस और आईएएस की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है सर, प्राइवेट सेक्टर में हमें हर तरह का सहयोग मिला जी, आज भी सहयोग मिल रहा है। हमें कोई किसी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या किसी डिपार्टमेंट की तरफ से
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, डॉक्टर साहब मेरे सामने बैठे हैं और भाई हमारे इंडस्ट्रीज बैठे हैं यहाँ, कोई काम ऐसा है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप मेडिकल में हो, आप होटल मैनेजमेंट में हो, आप एजुकेशन में, प्रॉब्लम तो रोज़ आती हैं। जब हम सुबह जाते हैं तो हमें नहीं पता आज हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक हमारा पार्ट, लाइफ का एक पार्ट है ये, जिसे हमें निपट के आना है। तो कुल मिलाकर सर मैं यही कहना चाहूँगा, फरीदाबाद में अगर आप कोई बात जनता की तरफ से पहुँचा सकते हो जी। तो यहाँ कोई बढ़िया डिग्री कॉलेज आ जाए सर, जहाँ बच्चों को दिल्ली ना जाके सर उनकी एजुकेशन यहीं पूरी हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपके पास। एच के बत्रा साहब, आपके पास अब मैं आ रहा हूं। फरीदाबाद में उद्योगपतियों के लिए समस्याएं ज्यादा हैं या सुविधाएं ज्यादा हैं? पहले तो मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि इस चैनल पे हमें ये मौका दिया इस शाइनिंग फरीदाबाद के लिए। शाइनिंग फरीदाबाद की, जहाँ आप फरीदाबाद के उद्योगों की बात है, आगे की हम जो आज की सिचुएशन देख रहे हैं कनेक्टिविटी के लिहाज से, एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो बम्बे कॉरिडोर बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट नज़दीक आ रहा है, उसको देखते हुए तो फरीदाबाद एक नई कनेक्टिविटी के साथ नया उन्नति की राह देख रहा है और नए अवसर प्राप्त करेगा। इनके साथ में लगते हुए एरियाज़ में कुछ नए उद्योग लगेंगे, नए नगर बसेंगे, नयापन आएगा और अपना जो है फ्रेट कॉरिडोर साथ में बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा, इसी फरीदाबाद के साथ ही। तो इससे लगता है कि उद्योग जगत में काफ़ी सुधार आएगा। जहाँ तक रही उद्योग की समस्याएं, हमारी बड़ी पुरानी पूछ और मांग है कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया, जो कि फरीदाबाद में 29,000 इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें कि 8,000 इंडस्ट्रीज जो है प्लॉट ऑथराइज प्लॉट ऑर्डर हैं, बाकी नॉन कन्फर्मिंग एरिया में चल रही है। हर तरह के टैक्सेस दिए जा रहे हैं, हर तरह के 18 डिपार्टमेंट्स के लाइसेंसेज उनके पास हैं, उनको रेगुलराइज करने की हमेशा मांग उठती रहती है। हम सरकार से भी इस सरकार से भी हमने उठाया है और प्रयास भी हो रहे हैं उस एवज में, लेकिन सिरे चढ़े तभी हम समझेंगे कि हमारी ये मांग तलवार पूरी हुई, मांग हमारी पूरी हुई। और जहाँ तक रही दूसरी, अपना सरकार से मैंने पिछले दिनों में भी बजट में देखा कि बजट पे इंडस्ट्री से पैसा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू फरीदाबाद गुड़गांव से आता है, और जबकि सारे हरियाणा में लगे, हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ पैसा जो कमाऊ पूत होता है, जो जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, उस इंडस्ट्री में भी लगाना चाहिए। कम से कम कुछ परसेंटेज ऐसा होना चाहिए, उसको रिटर्न भी मिले। वहाँ का इंफ्रा में कोई कमी है तो उसको दूर की जाए, यही मेरा मानना है। ठीक है, आशीष जैन साहब, बजट से कितनी उम्मीदें आप लोगों को थी और कितनी पूरी हो पाई? जहाँ तक धन्यवाद, पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने शाइनिंग फरीदाबाद कॉन्क्लेव का आयोजन किया और मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया, धन्यवाद उसके लिए। तो जैसा कि बजट से उम्मीदों की बात है, तो उम्मीदें हमेशा ज़्यादा होती है और जो मिलता है हमेशा कम है, बट फिर भी जो मिला उसको अगर आप ऐसा देखें तो ये समझे एक रोड मैप इन्होंने बनाया है। और जहाँ तक फरीदाबाद की, चूँकि फरीदाबाद की बात हो रही है, तो फरीदाबाद एक बड़े वेल प्लेस्ड, आज अपने आप को मानते हैं कि एक कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो रहा है, भले FNG का देख लीजिए या जेवर एयरपोर्ट का, जैसा जी बत्रा जी ने अभी कहा कि जो कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत अच्छा है। अब फरीदाबाद को आप दो तरीके से आप देख सकते हैं, एक तो जो नया डेवलपमेंट हो रहा है जी, एक दूसरा जो पुराना जो एक फरीदाबाद था, जिसको आप ये समझ लो जो पुराना बसा हुआ फरीदाबाद था, आज वहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हालांकि अभी भी बहुत डेवलपमेंट चल रहा है, बट फिर भी काफ़ी गुंजाइश है कि इसको और पेस पे किया जाए। और सरकार चारों तरफ से इसी तरह किसी कोशिश में लग रही है कि इसको कहीं ना कहीं फास्ट पेस पे डेवलपमेंट को पूरा किया जाए, क्योंकि जो पुराना फरीदाबाद है वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी उम्मीद है। जो मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं लैग करते हैं। तो और दूसरी जो की बात एक नॉन कन्फर्मिंग की है कि पुराने टाइम में क्या था, इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे जो आई उसके हिसाब से उनको प्लॉट्स वगैरह अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिसके कारण क्या है कि जो एक इंडस्ट्रीज थी वो एक अनऑर्गेनाइज वे से डेवलप हो गई। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई ना कोई नीति लेके आनी चाहिए,
या तो वो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्ज कुछ लगाए तो कि उनको नॉन कन्फर्मिंग को कन्फर्मिंग, या एक कोई इस तरह के क्लस्टर यूनिट्स डेवलप कर दें कि जिसमें एक इंजीनियरिंग जोन का क्लस्टर हो जिसमें सारी इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि जो यहाँ पे बेसिक इंडस्ट्रीज़ है वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है, कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। एमएसएमई बहुत बड़ा है यहाँ पे 20,000 इंडस्ट्रीज़ जो है उसमें से 15-16,000 17,000 इंडस्ट्रीज ऐसी है जो बहुत छोटी इंडस्ट्रीज़ है। तो कहीं ना कहीं उनको कुछ इस तरह की नीति बनाई जाए कि उनको एक ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी या माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी एक विजन है कि मेक इन इंडिया को करा जाए। तो बेसिक वो विजन जब पूरा हो सकता है कि जब आप उन एमएसएमईज को जो है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके। और हालांकि गवर्नमेंट इस तरफ काम भी कर रही है, बट इस दिशा में थोड़ा तेजी से और काम हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सोनी साहब, आपने अस्पताल का जिक्र किया, आपने कहा कि जिस तरीके का डेवलपमेंट गुरुग्राम में सरकार कर रही है ऐसा फरीदाबाद में अस्पताल के लिए होना चाहिए ताकि हम बेहतर स्वास्थ्य सेवा लोगों को दे पाएं। बीके अस्पताल का आपने जिक्र किया, ले दे करेगी वही अस्पताल जहां पर लोगों को रुक करना पड़ता है। कई बार इस तरीके की समस्याएं आती हैं जब अस्पताल, सरकारी अस्पताल में लोग जाते हैं तो ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पाता, दिल्ली की ओर भी उनको रुख करना पड़ता है। कई बार जो अस्पताल जो एम्बुलेंस के संचालक होते हैं वो उनको प्राइवेट अस्पताल का पता भी दे देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अभी सरकारी अस्पतालों में उतनी ज़्यादा बेहतर सुविधाएं फरीदाबाद के अंदर कम से कम नहीं हो पाई हैं, जिनको और ज़्यादा मजबूत करने की अभी ज़रूरत हमें महसूस हो रही है? बिल्कुल पराग जी, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे कई सारे तरह के इश्यूज़ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इश्यूज़ हैं, अच्छी मशीनें नहीं हैं या आ जाती हैं तो काम नहीं करते हैं, उनको चलाने वाले ऑपरेटर्स हैं, उनको ऑपरेट करने वाले डॉक्टर्स हैं, उनकी कमी है। और क्योंकि उनको, मैं समझता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को अच्छे पैकेज नहीं मिलते हैं, तो इसलिए वो बहुत बार या तो आते नहीं हैं या आते हैं तो बड़ी जल्दी चले भी जाते हैं। तो जब तक कि कोई एक पर्टिकुलर और एक अच्छा पीपीपी मॉडल डेवलप नहीं किया जाएगा जहाँ पे कि सरकार का भी योगदान है, जनता का भी योगदान है और डॉक्टर का अपना एक योगदान है, तब तक हम लोग गवर्नमेंट सेटअप में बढ़िया सुविधाएं देना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक सवाल प्राइवेट अस्पताल से जुड़ा ये भी है कि कई बार मनमानी के आरोप प्राइवेट अस्पतालों पर लगते हैं, मनमाना चार्ज वसूलते हैं। कई बार बहुत सारी शिकायतें परिजनों की रहती हैं जो मरीज़ के होते हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये भावनात्मक एक मुद्दा भी है और क्योंकि ये सेवा है, हम इसको व्यापार नहीं मानते, हम इसको पेशा मानते हैं, हम इसको सेवा मानते हैं। तो डॉक्टर का धर्म है कि हम कैसे सेवा मरीज की कर सकते हैं। तो जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों से छुटकारा कैसे प्राइवेट अस्पतालों को मिल पाएगा? ये बड़ा कॉमन सवाल है जो जनमानस में आता भी है लोगों में। इसका एक दूसरा एंगल मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए क्या होता है। मैं अकॉर्ड अस्पताल का एक एग्जांपल देता हूँ कि ये अस्पताल बना है, इस अस्पताल में करीब 80 से 90 करोड़ की मशीनरी है जो बाहर से आई है जी, जो हमारे देश में बनती ही नहीं है। हमारे यहाँ पे कैथ लैब है जो मैं बोलूँगा कि इंडिया की सेकंड बेस्ट कैथ लैब है, जो करीब 5 से 7 करोड़ की आती है। MRI मशीन हमारे देश में नहीं बनती है, CT स्कैन हमारे देश में नहीं बनता है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, पेट का डॉक्टर हूँ। हमारा जो एंडोस्कोपी सिस्टम है वो फ्यूजी कंपनी से, जापान से आया हुआ है। हम लोगों को इस बात का दुख है कि ये सारी चीज़ें, ये सारा इंफ्रा हमारे देश में नहीं है। आज यदि वो 80 करोड़ का सामान हमारे देश में बने तो शायद हमें 20 करोड़ का भी ना पड़े, क्योंकि हम लोग टैक्सेशन से बचते हैं, बहुत सारी चीज़ों से बचते हैं, जो उनकी रॉयल्टीज़ होती हैं उससे हम लोग बचते हैं। तो यदि ऐसा कुछ सरकार हमारे लिए कर पाए कि वो इस तरह की बड़ी इंडस्ट्रीज़ को इन्वाइट करे, इस तरह के जो मेडिकल इक्विपमेंट्स का निर्माण हमारे देश में हो, तो जब उनकी कॉस्ट नीचे आएगी तो मेडिकल की जो सर्विसेज हैं उनकी कॉस्ट अपने आप ही नीचे आएगी। आज हम लोग एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, शायद हमारा अल्ट्रासाउंड 50 रुपये में हो सकता है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड शायद 1,500 रुपये का होता है, 2,000 रुपये का होता है। ऐसा क्यों है? मशीन तो वही है, लेकिन सरकार सरकारी हॉस्पिटल को अनुदान देती है, प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं देती है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल को मशीन भी खरीदनी है, उसको मेंटेन भी करना है, उसको डॉक्टर को भी पैसा देना है और उनको एक प्रॉफिट भी निकाल के रखना है ताकि वो अपने सुविधाओं को बढ़ा पाएँ और लोगों को सेवा दे पाएँ। कभी कभी ये फ़र्क हम लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकारी हॉस्पिटल से कंपेयर करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि शायद उचित नहीं है। क्योंकि पैसा सरकार ध्यान रखती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पैसे का ध्यान प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकार नहीं रख पाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल को चलाने वाले अल्टीमेटली वो जनता ही है, वही देगी तो ही चलेगा। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि हम लोग समय समय पर बड़ी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने 6 महीने के लिए फ्री OPD किया हुआ है, डिस्काउंटेड OPDs करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, CME प्रोग्राम करते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं,
फ्री में हम लोग हेपेटाइटिस बी और सी का हम लोग टेस्ट कराते हैं, जो कि आपको पता है कि हमारे इस होटल कोसी और मथुरा और इस फरीदाबाद के बेल्ट में बड़ा ही कॉमन है जी। तो ये सारे एजुकेशन प्रोग्राम हम लोगों के चलते रहते हैं। बट मैं सरकार से ज़रूर गुजारिश करूंगा कि ऐसी चीज़ें जो हमारे देश में पैदा नहीं होती है, जो बनती नहीं है, यदि ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया जाए ताकि हमारी जो मेडिकल इक्विपमेंट की कॉस्ट नीचे आ जाए, तो वो बहुत बड़ी हेल्प होगी मेडिकल कॉस्ट को नीचे लाने में। ठीक है रावल साहब, आपने डिग्री कॉलेज का जिक्र किया, मैं थोड़ा खेल को लेकर भी आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि जब हम हरियाणा का जिक्र करते हैं तो खेलों का जिक्र होता है, खिलाड़ियों का जिक्र होता है। अभी पढ़ाई में कैसे हम खेलों को बढ़ावा दे पा रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए, इसको आप कैसे देख रहे हैं जो कोशिश सरकार कर रही है? देखिए सर, मेरी नज़रों में एकेडमिक का कोई सब्सिट्यूट नहीं है जी। अगर स्कूल में मेरे से प्रायोरिटी कोई पूछे तो पहले पढ़ाई है। पढ़ाई के साथ साथ आज सर पढ़ाई के साथ साथ आज सर बच्चे किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो डांसिंग में जाते हैं, सिंगिंग में जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो आज देश में उनकी पहचान है जी। आज आप ये नहीं कह सकते कि आप इस फील्ड में तो आपका करियर नहीं है। लेकिन मेरा जो पेरेंट्स बैठे हैं या पेरेंट्स को जो मैसेज देना है वो ये है कि +2 तक तो कम से कम वो बच्चा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, उसके बाद जो जिस फील्ड में वो देख रहा है उसमें भी समय दे, लेकिन आप पढ़ाई की कोर्स पे मतलब वो बहुत ज़रूरी है सर। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता आपने मेरे से क्या पूछा था सर। हाँ। मैं खेल को लेकर जो बढ़ावा दिया जा रहा है एजुकेशन के साथ साथ। हाँ। सर मैं इस बारे में हरियाणा स्टेट अपने सीएम साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जितने भी बाहर हमारे जितने इंटरनेशनल मैच होते हैं उसमें इंडिया की तो पहचान बनी, लेकिन हरियाणा का जो नाम उभर के आया सर, उसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो मोटिवेशन है वो बहुत काम कर रही है सर। आज हमारे बच्चे 30% बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं सर जी। वो किसी न किसी पहले बच्चे जो ना अदर देन स्टडी वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे जी, लेकिन आज सिंगिंग में बच्चे, डांसिंग में भी बच्चे, ठीक है, स्पेशली स्पोर्ट्स में बच्चे हमारे आ रहे हैं। सभी पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं। तो सर ये एक बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से जब वो बच्चे, देखिए पहले क्या था, जब गोल्ड मेडल लेकर आते थे तो पब्लिक उनको सम्मान देती थी, एयरपोर्ट से लेके आएंगे, माला डालेंगे, उनके गांव तक बैंड बाजे के साथ लेके जाएंगे। अब सिनेरियो चेंज हुआ है जी। सिनेरियो ये चेंज हुआ है कि अब उनको वहाँ जाने से पहले जो खर्च किया जा रहा है, मतलब उनको अच्छे कोच मिल रहे हैं, अच्छे स्टेडियम मिल रहे हैं जी, अच्छे मैट मिल रहे हैं, सारी फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट दे रही है, तो ये बहुत बड़ा ठीक है बदलाव है सर। ठीक है बत्रा साहब, बहुत संक्षिप्त में आखिर में मैं क्या और उम्मीद अभी कर रहे हैं सरकार से आप लोग इंडस्ट्रीज के लिए? एक तो यही उम्मीद है हमारी कि बजट में जब चर्चा पे होगी इसमें कुछ राशि बढ़ेगी हमारे इसलिए इंफ्रा के लिए, और जहाँ भी हमारी कमी है उसको पूरा होगा। और दूसरी जो हमने अपनी मांग रखी कि जो अपना हमारी नॉन कन्फर्मिंग एरिया को कंफर्म किया जाए, इस पर गौर किया जाएगा और इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। एमएसएमई को बहुत पहले से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि इसकी जो डिमांड्स हैं एमएसएमई की, कोई नीड्स हैं, उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है आशीष जी, कोई बहुत बड़ी मांग उद्योगपतियों की हो या फिर जो हम कहें कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें, इनको लेकर आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी? मेरा ऐसा मानना है कि जो बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया जा रहा है वो एक बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा कुछ ऐसा मेरा मानना है कि फरीदाबाद में अगर कोई मदर यूनिट ऐसी आ सके, क्योंकि एक बड़ी यूनिट आने से क्या होता है कि ओवरऑल उस एरिया का जो है बड़ा डेवलपमेंट होता है। तो वो काफ़ी टाइम से अलग अलग जो है मंचों पे इसके बारे में जिक्र भी किया गया कि एक बड़ी मदर यूनिट अगर फरीदाबाद में आए तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेगी और आने वाले समय में जो है
वो शहर की दशा और दिशा बदलने का काम भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो मदर यूनिट्स की एक जो ज़रूरत है वो है, और साथ के साथ जैसा कि बत्रा साहब ने कहा कि जो नॉन कन्फर्मिंग है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मॉडल बनाना चाहिए। अलग दूसरे स्टेट्स में भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया गया है, जैसे यूपी जहाँ पे बीजेपी की ही गवर्नमेंट है वहाँ पर भी कुछ फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स टाइप के कुछ ऐसे पायलट प्रोग्राम्स हुए हैं जिसके अंदर आप अंडर वन रूफ आप जो है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को जो है वहाँ पे एक डेवलपमेंट हो जाता है, क्लस्टर डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरह की नीति जो है वो हरियाणा में भी आनी चाहिए, और इस दिशा में जो है अलग अलग रूप में बताया भी जा रहा है। और आगे जो है आपके मंच के रूप में मैं हरियाणा गवर्नमेंट को कहूँगा कि इसके ऊपर कुछ ऐसी नीति लेके आनी चाहिए कि जिसमें क्या है कि इस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं जो है जो पूरे शहर में जो MSME है उनको निजात मिल सके, बिकॉज MSME जो है वो एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम करते हैं। आप इंडिया में भी देखें तो जो इंडिया की GDP है उसका 35% है वो MSME के अंडर में आता है, और अगर आप एक्सपोर्ट की भी बात करें तो 50% ऑफ द एक्सपोर्ट इज फ्रॉम द MSME। तो इसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको जो है देश की जो है बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे, चूंकि आज चर्चा हम हर क्षेत्र से जुड़ी भी कर रहे हैं, MSME को लेकर बात हो या फिर जैसा भी बत्रा साहब ने कहा कि डिग्री कॉलेज की भी मांग है, इसके साथ ही कैसे हम और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इन सभी पर विस्तार से काम जो होना चाहिए उस पर काम हो, और इसके साथ ही जो सुविधाएं शासन स्तर से मिल रही हैं, प्रशासन कम से कम एग्जीक्यूट कराने में मदद जनता की करे, उन सबको लेकर हम उम्मीद यही कर रहे हैं। फिलहाल इस सत्र में अभी के लिए हमारे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए। इंडिया न्यूज हरियाणा पर फरीदाबाद कॉन्क्लेव लगातार जारी है। एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर रावल एजुकेशन सोसाइटी फरीदाबाद। हेल्थ पार्टनर एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशलिटी फरीदाबाद। एग्रीकल्चर पार्टनर एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड फरीदाबाद। इंडस्ट्री पार्टनर IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद। इंडस्ट्री पार्टनर अल्फा अभिरुचि ग्रुप फरीदाबाद और FCI फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। पार्टनर JB नॉलेज पार्क फरीदाबाद। सरूरपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा। स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन। प्रिंट पार्टनर आज समाज। डिजिटल पार्टनर indianewshariana.com। वेन्यू पार्टनर मिलन वाटिका सेक्टर 11 फरीदाबाद।